वेलकम दोस्तों, आज 16 जनवरी 2023 सोमवार का दिन। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्ट करके लाई गई है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ हमारे टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मौसम की खबरों से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई इलाकों में कोहरा भी छाया हुआ है। अगर आप भी कहीं इधर उधर लंबा जाने के बारे में सोच रहे हैं तो मौसम की जानकारी को ध्यान में रखते हुए ही जाएं। उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में इस सप्ताह शीतलहर चलने और न्यूनतम तापमान के गिरकर करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। आईएमडी ने इस तरह की जानकारी दी है। इसके अलावा फिर कड़ाके की ठंड को लेकर अलर्ट है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार में 5 दिन शीतलहर चलेगी। घना कोहरा भी छाया रहेगा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब समेत बिहार और उत्तरी मध्य प्रदेश में 16 से 20 जनवरी तक शीतलहर का प्रकोप रहेगा। उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही बर्फीली हवाओं के कारण ठंड एक बार फिर से बढ़ गई है। ताजा पश्चिमी विक्षोभ के चलते पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 18 जनवरी के बाद मौसम में बदलाव होगा। जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में उसके बाद 2 दिन बारिश भी हो सकती है और बर्फ गिरेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली सहित कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे भी खिल गए हैं। प्रदेश के बड़े कई पर्यटन स्थलों पर होटलों में भारी भीड़ देखी जा रही है। यानी ठिठुरन वाली ठंड ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया। कोहरे के साथ शीतलहर भी परेशान करेगी। उत्तर भारत के मौसम को लेकर अपडेट चल रहा है। राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। कई इलाकों में बर्फ जम गई। माउंट आबू में सर्दी ने 28 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। न्यूनतम तापमान -7 डिग्री जा पहुंचा। साथ ही आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्य और खनन पर लगी रोक हटा दी गई है। वायु गुणवत्ता सुधरते ही ग्रेप के तीसरे चरण के जो प्रतिबंध है वो हटाए गए हैं। अब दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्य, खनन, तोड़फोड़, ईंट भट्टे और हॉट मैक्स प्लांट के संचालन पर लगी रोक हट गई है। वहीं दिल्ली विधानसभा का सत्र भी आज से शुरू होने जा रहा है। सदन में हंगामा होने के आसार है। कई मुद्दों पर तकरार हो सकती है। दिल्ली विधानसभा सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। दिल्ली विधानसभा के 3 दिवसीय सत्र का आगाज आज सोमवार से शुरू हो जाएगा और 16 से 18 जनवरी तक ये सत्र चलेगा। इस तरह की खबर है। वहीं आज दिल्ली में भाजपा का रोड शो भी होगा। पीएम मोदी जी भी इसमें शामिल होंगे। कई रास्ते बंद रहेंगे। एडवाइजरी जारी हो गई है। दरअसल बीजेपी आज 3 बजे से संसद मार्ग पर पटेल चौक से जय सिंह रोड जंक्शन तक रोड शो निकालेगी और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। साथ ही भारी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है और ऐसे में दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक कई मार्ग बंद रहेंगे। यातायात प्रभावित होने के आसार हैं। वही दोस्तों, आज निर्वाचन आयोग रिमोट वोटिंग मशीन का भी प्रदर्शन करेगा। निर्वाचन आयोग सोमवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप दिखाएगा। चुनाव आयोग ने 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों और 57 मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों को सोमवार सुबह आमंत्रित किया है। यानी दूर बैठे ही वोटिंग कर पाएंगे। इस तरह के सिस्टम को लेकर आज चुनाव आयोग रिमोट वोटिंग मशीन का प्रदर्शन करेगा। बड़ी खबर आ रही है। देश के दूसरे सबसे बड़े मेले में अब तक 39 लाख लोगों ने डुबकी लगाई है। गंगा सागर मेला से जुड़ा यह अपडेट है। मकर संक्रांति का त्योहार पूरे देश में काफी धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालुओं ने देश के विभिन्न गंगा घाटों पर पवित्र स्नान भी किया। देश के तमाम तीर्थ स्थलों में से एक पश्चिम बंगाल में स्थित गंगा सागर तीर्थ स्थान की बात करें तो यह स्थान देश के तमाम तीर्थ स्थानों में से सबसे अनोखा तीर्थ स्थान है और इसीलिए कहा जाता है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जी हाँ, यानी इस तीर्थ स्थान में स्नान करने से श्रद्धालुओं को मोक्ष की प्राप्ति तो होती है, साथ में 10 अश्वमेघ यज्ञ और 1000 गाय दान करने के समान फल भी प्राप्त होता है और इसीलिए हर साल गंगा सागर के इस पवित्र स्थान पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु स्नान करने के लिए लाखों की संख्या में पहुंचते हैं। और शनिवार दोपहर 3 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो गंगा सागर मेले में 39 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। खेल प्रेमियों के लिए बड़ी काम की और ऐतिहासिक खबर आई है। वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत भारत ने दर्ज की है। भारत ने श्रीलंका को 317 रन से हरा दिया और न्यूजीलैंड का 15 साल पुराना जो रिकॉर्ड वो टूट गया है। टीम इंडिया ने रविवार को वनडे क्रिकेट के इतिहास में ये सबसे बड़ी शानदार जीत करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। भारत ने श्रीलंका को 3 मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में 317 रन से हरा दिया और ऐसे में वनडे इतिहास में किसी एक देश के खिलाफ सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम भी इंडिया बन गई है। विराट कोहली, शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज जीत के हीरो रहे हैं। यूपीआई लेन देन करने वालों के लिए बड़ी अपडेट खबर आई है। यूपीआई से अगर आप भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जाहिर सी बात हम यूपीआई का इस्तेमाल सभी करते हैं, तो बड़ी खुश खबर है। सरकार ने बजट से पहले टैक्स माफ को लेकर बड़ा ऐलान किया है। यानी कम मूल्य वाले यूपीआई लेन देन से बड़ा फायदा होगा। इंसेंटिव पर जीएसटी नहीं लगेगा। यानी रुपए डेबिट कार्ड से लेन देन और कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से दिए जाने वाले इंसेंटिव पर जीएसटी नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय की ओर से इस तरह की जानकारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा अपडेट आ रहा है। अंतर धार्मिक जोड़े के बीच विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अमान्य, केवल हिंदुओं पर ही लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक अंतर धार्मिक जोड़े के बीच विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नहीं आता है और केवल हिंदू ही इस कानून के तहत विवाह कर सकते हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट के अगस्त 2017 के आदेश
को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने शुक्रवार को इस तरह की टिप्पणी की और इसी के साथ अदालत ने इस मामले की सुनवाई फरवरी तक के लिए टाल दी है। वहीं दोस्तों एक बड़ी दुखदायी खबर आ रही है, नेपाल में विमान हादसा हो गया। 10 सेकंड पहले यानी विमान लैंडिंग होने वाला था, उससे पहले ये घटना हो गई। 68 लोगों की मौत होने की खबर है, लेकिन बताया जा रहा कि विमान में कुल 72 यात्री थे। हालांकि चश्मदीदों का यह कहना है कि हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा है, क्योंकि बहुत बड़ा यह हादसा रहा। नेपाल में रविवार सुबह यह बड़ा विमान हादसा हुआ। यति एयरलाइंस का प्लेन काठमांडू से 205 किलोमीटर दूर पोखरा में क्रैश हो गया। चीन की मदद से तैयार हुए पोखरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी हाल ही में 2 हफ्ते पहले यानी इसी साल 1 जनवरी को नई नियुक्त प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने वहां पर उद्घाटन किया था और जिस एयरपोर्ट पर यह लैंडिंग होनी थी उसे चीन ने बनाया। 2 हफ्ते पहले इसका उद्घाटन भी हुआ। बड़ा विमान हादसा हुआ और इस विमान हादसे में हमारे देश से भी 4 भारतीय युवकों की जान चली गई है और ये युवक उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। नेपाल के पोखरा में हुए इस विमान हादसे ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के अलावलपुर अफगा इलाके को गमगीन बना दिया है। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। विमान हादसे के शिकार हुए 4 लोग यहीं के निवासी थे और अलग अलग व्यवसाय करते थे और इनकी उम्र 22 से 27 साल के बीच थी। पीएम मोदी ने कहा, मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। पीएम मोदी ने नेपाल विमान दुर्घटना पर दुख जताया है। इसके अलावा नेपाल में 1 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। बताया जा रहा है कि उड़ान भरने के बाद विमान में मैकेनिकल दिक्कत आई, जिसके बारे में जांच जारी है। वहीं अब सेनाई बचने का समय भी आ गया है। मांगलिक कार्य शुरू हो रहे हैं। साल भर में शादियों के 59 शुभ मुहूर्त हैं। मई में सबसे ज्यादा 14 मुहूर्त हैं। यानी शनिवार को खरमास की समाप्ति के बाद रविवार से एक बार फिर मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो गई और इस साल का पहला सावा 15 जनवरी को रहा। पंचांग के अनुसार 2023 में विवाह के लिए कुल 59 शुभ मुहूर्त हैं। जनवरी में 9, फरवरी में 13, मई में 14, जून में 11, नवंबर में 5 और दिसंबर में 7 मुहूर्त हैं। इसके अलावा नए साल में मई के महीने में सबसे ज्यादा 14 सावे होंगे। वहीं इसी बीच बसंत पंचमी, रामनवमी, अक्षय तृतीया समेत कई अबूझ मुहूर्त भी होंगे। बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि उत्सव के इस माहौल में आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को शानदार तोहफा मिल रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस एक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से सोमवार को बेंगलुरु में एक रैली का आयोजन किया गया है। चीन ने माना है 1 महीने में कोरोना से 60,000 मौतें हुई है और ऐसे में WHO ने कहा कि ये वायरस कहां से आया ये पता लगाने में ड्रैगन मदद करें। यानी अभी हाल ही में चीन ने शनिवार को घोषणा करते हुए बताया कि देश में पिछले 1 महीने में लगभग 60,000 लोगों की मौत हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने चीन के इस ताजा कोविड डेटा का स्वागत किया है और इसके साथ ही चीन से अनुरोध किया कि कोविड की शुरुआत कहां से हुई इस पर वो सहयोग करें। नेतन्याहू सरकार के विरोध में हजारों इजरायली सड़कों पर उतर गए। कानून प्रणाली में फेरबदल की योजना का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली से जुड़ी खबर आ रही है, MB रोड पर झुग्गी वासियों का विरोध प्रदर्शन हुआ। पथराव में अर्धसैनिक बल के जवान घायल हुए। DTC बस के शीशे भी टूट गए। MB रोड पर तुगलकाबाद गांव की लाल बत्ती के रविवार को स्थानीय झुग्गी वासियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी खबर, बिहार में 16 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण खगड़िया से सीतामढ़ी तक जाएगी यात्रा। वहीं रिपोर्ट्स में बड़ा दावा किया जा रहा है, महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण से समुद्र तट पर रहने वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित हैं। यानी ज्यादातर लोग महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में जानते हैं। प्लास्टिक का उपयोग खतरनाक है। सागर के तटों पर रहने वाले लोग अन्य लोगों के मुकाबले अधिक प्रभावित होते हैं। उड़ान के तहत आने वाले हवाई अड्डों पर सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। नोटबंदी जैसे दूरदर्शी फैसलों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाया, टेरर फंडिंग की कमर तोड़ी। मुख्तार अब्बास नकवी जी ने इस तरह की बात कही है। नकवी दिल्ली कोइन सोसाइटी द्वारा आयोजित दिल्ली मुद्रा उत्सव 2023 के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। दिल्ली में एम्स में बनाया जाएगा 300 बेडों का नया इमरजेंसी ब्लॉक, करोड़ों की लागत से कायाकल्प होगा। यानी खास बात यह रहेगी कि इस परियोजना के तहत 300 बेड का इमरजेंसी ब्लॉक बनेगा, जिससे एम्स की इमरजेंसी विभाग में बेड की संख्या लगभग 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी और इमरजेंसी में पहुंचने वाले गंभीर मरीजों को इलाज में राहत होगी। झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, झारखंड सरकार को निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं करने के मामले में जवाब देने के लिए 2 हफ्ते मिले हैं। झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में जवाब दाखिल करने के लिए अब राज्य सरकार को 2 सप्ताह का समय मिल गया है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 3,544 पंचायत सहायक भर्ती अधिसूचना जारी हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। रीवा में 1 से 15 फरवरी तक होंगे विकास यात्राओं के आयोजन। प्रभारी मंत्री और कलेक्टर रूट निर्धारित करेंगे। वहीं राजस्थान में 1377 करोड़ से 1500 गौशालाओं का निर्माण होगा। 90% तक सरकार और 10% तक नोडल एजेंसी खर्चा उठाएगी। वहीं मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के धार जिले के मन्नावर में चुनावी सभा करके लौट रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हेलीकॉप्टर अचानक खराब हो गया। हेलीकॉप्टर ने सीएम को लेकर उड़ान भरी थी कि पायलट को इंजन से कुछ आवाजें आई। हेलीकॉप्टर हवा में लहराने लगा, जिस पर पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर की मन्नावर में ही इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी और इसके बाद फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान कार में बैठकर धार के लिए रवाना हुए। वहीं फिर कलेक्टर का
कर सकेंगे छुट्टी। शिक्षा विभाग ने 18 जनवरी तक छुट्टी और समय बदलने का अधिकार दिया है। बीकानेर सहित राजस्थान प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों शीतलहर का प्रकोप है और ऐसे में शिक्षा विभाग ने जिला कलेक्टर को 18 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी करने अथवा समय बदलने का अधिकार दिया है। मंदी के संकेत भी मिल रहे हैं। मेटा यानी फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट सिएटल में अपने कार्यालय खाली कर रहे हैं। हजारों कर्मचारियों पर तलवार लटक सकती है। उत्तराखंड से जुड़ी खबर, सीएम धामी ने कहा कि सख्त कानून बनाया जाएगा। नकल में संलिप्त अभ्यर्थी 10 साल तक परीक्षा नहीं दे पाएंगे। सीएम धामी ने कहा कि सरकार देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाने जा रही है। कैबिनेट में निर्णय लिया जा चुका है। इस कानून में अपराधियों को उम्र कैद के साथ साथ संपत्ति भी जब्त की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने रविवार को पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। रविवार को छुट्टी के दिन राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री से बैठक करने के बाद कार्मिक विभाग ने 13 IAS और 9 HPAS अधिकारियों को बदलने की अधिसूचना जारी हुई है। वहीं 4 HAS अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। हरियाणा के गोहाना में 29 जनवरी को अमित शाह की रैली पटियाला का भी दौरा कर सकते हैं। यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही पंजाब का दौरा कर सकते हैं। हालांकि अभी उनके दौरे को लेकर आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि गृह मंत्री 29 जनवरी को पंजाब आएंगे और पटियाला में रैली को संबोधित करेंगे। हरियाणा भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आइए दोस्तों, अब वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में स्काईमेट वेदर अपडेट की ओर से जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है उसकी जानकारी लेते हैं। संपूर्ण भारत का आज 16 जनवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट स्काईमेट वेदर अपडेट की ओर से है। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। राजस्थान के कुछ और हिस्सों में और हरियाणा के कुछ और इलाकों में शीतलहर की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी शीतलहर की स्थितियां देखी जा सकती हैं। पश्चिमी हिमालय पर जारी बारिश और हिमपात की गतिविधियां बंद हो जाएगी। वहीं अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश और हिमपात हो सकता है और पूर्वी असम में हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल इतनी खबरें। देश और दुनिया की ताजा खबरें और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के लिए आप माई स्मार्ट गाइड को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।